जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के दूसरे चरण, जैसा कि मैंने कल कहा था कि वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक काल, जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। तो कल के वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में चर्चा किया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल, जिसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद को छोड़कर अन्य तीनों वेद, अन्य सारे ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, इन सभी ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल, इसकी विशेषता थी चित्रित धूसर मृदभांड। मतलब इस काल में मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वह चित्रित धूसर मटमैला रंग के चित्रित बनता था। PJW के नाम से इसको हम जानते हैं। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, आर्य सभ्यता का विस्तार गंडक नदी, गंडक को वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था, तो गंडक नदी के आसपास तक पहुंच गया, गंडक के किनारे तक पहुंच गया। उत्तर वैदिक सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वह मध्य देश था। मध्य देश मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश। पहले ही बोला हूं कि ऋग्वेद को छोड़कर अन्य सभी वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद में मगध के निवासी को बरात्य कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे कबीला थे, आपस में मिलकर बड़े बड़े कबीला के रूप में बदलने लगे थे। मतलब कबीला का विस्तार होने लगा था, कृषि का विस्तार होने लगा था। कबीला का विस्तार मतलब कृषि का विस्तार, कबीला का विस्तार मतलब राज्य बड़े बड़े होने लगे थे। उदाहरण, पहले कुरु कबीला अलग था, पुरु कबीला अलग था, भरत कबीला अलग था। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत कबीला मिलकर कुरु कबीला बन गया, और कुरु कबीला मतलब कुरुवंश के रूप में तब्दील हो गया। और इसी कुरुवंश की कहानी महाभारत में, क्योंकि कुरुवंश में ही दो खंड हो गए। 100 भाइयों का समूह था, कौरव कहलाया। 5 भाइयों का समूह था, पांडव। ये कुरु कबीला। दूसरा तुवस कबीला और क्रीवी कबीला मिलकर पंचाल कबीला बन गया। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे विकसित राज्य था वह था पांचाल। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधि माना जाता है। इस कुरु कबीला से ही जुड़े हुए राजा थे राजा परीक्षित और जन्मेजय। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, और जन्मेजय जिन्होंने नागों का संहार करने के लिए एक यज्ञ किया था। तो ये दोनों कुरु ही वंश के थे। महाभारत की घटना संभवतः उत्तर वैदिक काल में ही मानी जाती है। अब सवाल है कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के केवल और केवल राजनीतिक जीवन या राजनीतिक संगठन के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में सामाजिक, धार्मिक या अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की बात करते हैं तो राजा के उत्पत्ति के बारे में प्रमाण उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। शासन का आधार जनतंत्र हो गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा आपको ऐतरेय ब्राह्मण में। राष्ट्र शब्द का उदय, राष्ट्र शब्द बड़े राज्य के लिए किया जाता है, तो राष्ट्र शब्द का उदय पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही मिली है। क्योंकि छोटे छोटे कबीला आपस में मिलकर बड़े बड़े कबीला का रूप धारण करने लगे थे, अतः उत्तर वैदिक काल में जो राजा हुए, हालांकि राजा का पद वंशानुगत हो गया था, राजा का पद वंशानुगत था, राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे, जैसे एकराट, सम्राट, राजाधिराज, अधिराज, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे। राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने शौर्य के प्रदर्शन करने के लिए 3 प्रकार के यज्ञ किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे यज्ञ की महत्ता घट गई थी, केवल बड़े बड़े यज्ञ होते थे। यह 3 गो यज्ञ था जिसको त्रियज्ञ भी कहा जाता है, वह है राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर करवाते थे। यह यज्ञ 2 वर्ष तक चलता था। ऐसा मानना है कि इस यज्ञ में राजा को अभिषेक करने के लिए 17 नदियों के जल से राजा को अभिषेक किया जाता था। वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा उनमें शक्ति का समावेश किया जाता था। उसके बाद वाजपेय यज्ञ, यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। इसमें राजा अपने सेनानियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, इष्ट मित्र के साथ रथदौड़ और घोड़दौड़ करते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तीसरा यज्ञ था अश्वमेघ यज्ञ। चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना को लेकर, अपने साम्राज्य के विस्तार की कामना को लेकर अश्वमेघ यज्ञ होता था। यह 3 दिनों तक चलता था। इसमें घोड़ा की पूजा होती थी और घोड़ा की पूजा करने के बाद 3 दिनों के लिए स्वच्छंद छोड़ दिया जाता था। जिन जिन क्षेत्र तक घोड़ा भ्रमण कर लेता बिना किसी रोक टोक के, वहां तक का राज्य इसके सीमा में आ जाती थी। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए धन की जरूरत थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो कर प्रणाली थी, जो टैक्स सिस्टम थी, वह नियमित हो गई थी। लेकिन एक बात था, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। तो कर का जो बोझ था उत्तर वैदिक काल में, केवल और केवल वैश्य को ही कर देना पड़ता था उत्तर वैदिक काल में। और कर आय का 16वां भाग, बाकी शासक को कर लगता नहीं था, पुरोहित को कर लगता नहीं था, और शूद्र का काम तो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। तो मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र कर से वंचित अलग थे, केवल पूरा कर का भाग वैश्य पर था। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास सेना स्थायी नहीं था। जब कभी युद्ध की जरूरत होती तो जो कबीला था, वो एक कबीला के लोग ही युद्ध में राजा की सहायता करते, और राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी प्रजा के साथ, अपनी विष के साथ एक ही थाली में भोजन करते थे। युद्ध में जाने से पहले एक ही थाली में भोजन करना मतलब समानता को सिद्ध करना हुआ कि हम सब समान हैं। इससे जो विष होते थे, राजा के जो प्रजा होते थे, वह राजा को युद्ध में सहायता करते थे। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। अथर्ववेद में सभा को या सभा के लिए नरिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। और आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, केवल सभा में। इसका मतलब समिति में महिला का सीमित प्रवेश था। सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में, और सभा संभ्रांत लोगों का समूह था और समिति आम जनता का था, तो वहां महिला पर थी। समिति केंद्रीय संस्था थी।
मतलब वरिष्ठ लोग हिस्सा लेते थे, और समिति के अध्यक्ष राजा ही होते थे। राजा उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में राजा शासन के प्रधान थे, लेकिन शासन में सहायता के लिए कई पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के जो प्रमुख पदाधिकारी थे, नंबर 1 में सूत। सूत किसे कहा गया? तो जो राजा का सारथी था, राजा का जो रथ चलाता था, उसे सूत कहा जाता था। संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष, राजा को जो विभिन्न क्षेत्रों से आय की प्राप्ति होती थी, तो उस धन को संग्रह करने वाले को संग्रहिता कहा जाता था। कोष के अध्यक्ष, कोष के मालिक को। और कर संग्रह करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों से टैक्स को इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी थे, उसका नाम था भागदूत। मनोरंजन के लिए उत्तर वैदिक काल में राजा पासा खेलते थे, तो राजा को पासा खेलने में जो सहयोगी होता था उसे अछवाय कहा जाता था। यह खेलते समय राजा के साथ बैठकर खेलता था सहयोगी के रूप में। और जो राजा का मित्र होता था उसे पालागल कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में जंगल विभाग के पदाधिकारी को गोबीकर्ता कहा जाता था। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे।